अब ऐसा करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जो भी आर्किटेक्चर वगैरह का पोर्शन गुप्ता एज समय हुआ था वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ इफ़ यू सी, एक सेकंड, द इमर्जेंस ऑफ गुप्ता एम्पायर इन द 4th century CE या ADA की बात है, इज़ ऑफन हेल्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, सबको पता है। While the earlier Gupta rulers were Buddhists and continued the traditions of Buddhist architecture, temple architectures came to the forefront during under the patronage of the Hindu rulers of the later Gupta phase। तो इस तरह से एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि पहली बात तो गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोला जाता है स्पेशली टेम्पल आर्किटेक्चर और इन जनरल आर्किटेक्चर ऑफ एनी काइंड। और एक ये डिसर्निंग ओपिनियन दे सकते हैं कि अर्लियर गुप्ता रूलर्स और बुद्धिस्ट एंड कंटिन्यूड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, ठीक है, कंटिन्यू द ट्रेडिशंस ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो बाद में आया लेटर गुप्ता के हिंदू रूलर्स के समय। टेम्पल आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, ड्यूरिंग द गुप्ता। सिमिलरली बुद्धिस्ट एंड जैन आर्ट ऑल्सो रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो बुद्धिस्ट एज वेल एज जैन आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑल्सो रीच्ड पीक ड्यूरिंग द गुप्ता एज, इसीलिए इसको हम गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। Now the Gupta rulers, especially in the later phase, were Brahmanical rulers. However, they showed exemplary tolerance for all other religions. Exemplary tolerance था, हालांकि Brahmanical rulers तो थे but other religion के लिए भी काफ़ी tolerance था। Three principal deities worshipped were the Vishnu in the northern and central part of India, Shiva in the southern part and Shakti in the eastern part of India, as well as the Malabar coast of southwest part of India, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, देखो गुप्त काल में देखो जो deities थे वो इस प्रकार से थे कि सदर्न में शिव को पूजा जाता था, सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में विष्णु को और ईस्टर्न पार्ट में शक्ति को, ठीक है। अब आर्किटेक्चर पे आते हैं, तो देखो ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड द आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट ऑफ केव्स रिमेंड कांस्टेंट और द यूज़ ऑफ मुरल पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स बिकेम एन एडेड फीचर। तो ये एक नया फीचर आ गया वॉल्स ऑफ द केव्स पे मुरल पेंटिंग्स बनाने का। सम ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ मुरल पेंटिंग्स कैन बी फाउंड इन द केव्स ऑफ अजंता एंड अलोरा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हाँ, तो मुरल पेंटिंग्स एक एडिशनल फीचर आ गया था गुप्ता काल में केव्स में, जहाँ तक कि केव्स की बात हो रही है, ठीक है। फिर अजंता केव्स की बात करते हैं, तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, श्याद्री रेंजेस और एक नदी भी है यहाँ पे, याद रख लो, वगोरा रिवर। देर आर टोटल ऑफ 29 केव्स देर ऑफ विच 25 वर यूज्ड एज विहाराज एंड और रेजिडेंशियल केव्स एंड 4 वर यूज्ड फॉर प्रेयर हॉल्स, ठीक है। तो 25 तुम्हारे रेजिडेंशियल गेस्ट हाउस टाइप के थे और 4 जो थे तुम्हारे वो प्रेयर हॉल्स थे। कुल मिला के अजंता केव्स में 29 केव्स थी और ये 200 BC से लेके 600 650 CE के बीच बनवाए गए थे। द अजंता केव्स वर इंस्क्राइब्ड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क्स अंडर द पेट्रोनाज ऑफ वकटाक किंग्स, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा पेट्रोनाज वकटाक डायनेस्टी के किंग्स के द्वारा मिला था, जिसमें कि एक हरिसेन सबसे प्रमुख राजा ऑफ वकटाक डायनेस्टी थे। द फिगर्स इन दीज केव्स आर वर मेड यूजिंग फ्रेस्को पेंटिंग। तो अभी हमने यहाँ देखा था कि गुप्त पीरियड में मुरल एडिशंस आए थे और वकटाक के समय फ्रेस्को पेंटिंग आ गया, ठीक है, to demonstrate considerable naturalism. The colors were obtained from local vegetation and minerals. The outlines of the paintings were done in red color. एक ये चीज़ याद रख लो। And then inside was painted. One of the striking features of the fresco paintings of during the Vakataka patronage of Ajanta, ठीक है, उसमें क्या था कि absence of blue color था। Cave number 16 is one of the most elegant specimens of cave architecture, ठीक है। Cave number 16 में तुम्हारा सबसे बढ़िया है। तो एक हो गया कि देखो गुप्त काल के समय अजंता केव्स में मुरल एडिशंस किए गए थे, वकटाक के समय स्पेशली हरिसेन के समय उसमें फ्रेस्को एडिशंस किए गए और एब्सेंस ऑफ ब्लू कलर था और आउटलाइंस रेड कलर में बनाई जाती थी अजंता केव्स में। केव नंबर 16 जो है सबसे मतलब ब्यूटीफुल पेंटिंग वहाँ पे कुछ किया गया है। द पेंटिंग्स आर जनरली थीम्ड अराउंड बुद्धिज़्म और सभी की सभी पेंटिंग्स बुद्धिज़्म के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हैं, द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड जातक स्टोरीज। सो आउट ऑफ द 29 caves 5 वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द हीनयान फेज वाइल द रिमेनिंग 24 वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द महायान फेज ऑफ बुद्धिज़्म। तो ये भी एक पॉइंट है कि ज़्यादातर केव्स तुम्हारी महायान में बनवाई गई थी। 5 were developed during the Heenyan, while the remaining 24 were developed during the Mahayan phase of Buddhism. Reference of the Ajanta caves can be found in the travel accounts of Chinese Buddhist travelers Fa Hien and Yun Sang, ठीक है। तो इनके अकाउंट्स से भी, ट्रैवलॉग्स वगैरह से भी हमको अजंता केव्स पेंटिंग्स के बारे में या स्कल्पचर्स के बारे में पता चलता है। जैसे कि अजंता में केव नंबर 16 बताया बहुत अच्छा था, उसी तरह से महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा किस केव से दिखाया जाता है, केव नंबर 26 से, और नागा किंग एंड इस कंसॉर्ट ये केव नंबर 19 से देखने को मिलता है। अब मैंने बताया कि फ्रेस्को
आ गया था अजंता में, इट इन्वॉल्व अ 3 स्टेप टेक्निक। अ लेयर ऑफ क्ले मिक्सड विथ काउ डंग एंड राइस हस्क वाज अप्लाइड ऑन द सर्फेस ऑफ द रॉक। ये सबसे पहला स्टेप था। उसके बाद कोटिंग ऑफ लाइम प्लास्टर वाज देन अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ इट। फिर कलर्स एंड पिगमेंट्स वर देन अप्लाइड ऑन द मॉइस्ट सर्फेस। दिस अलाउड द पिगमेंट्स टू सीप इन एंड क्रिएट अ लास्टिंग इमेज ऑन द रॉक सर्फेस। तो ये जो डाइंग प्रिंसेस वाली हमने बताई थी केव नंबर 16 में, ये ऐसे ही बनाया गया है। फिर से बता रहे हैं, देखो सबसे पहले एक दीवार है तुम्हारे सामने। दीवार क्या है? गुफा है। गुफा का जो इंटरनल सरफेस है उस पर तुम फ्रेस्को पेंटिंग कैसे बनाओगे? तो 3 स्टेप में होता है। पहले तुम एक मिश्रण तैयार करोगे जो कि राइस हस्क का पेस्ट होता है, काउडंग होता है और क्ले होता है। इन तीनों को मिला के एक पेस्ट होता है, लेप बना दो, उसको लीप दो दीवार पे, फैला दो एकदम, ठीक है। फिर उसके ऊपर एक लाइम प्लास्टर कोटिंग चढ़ा दो, और जब लाइम प्लास्टर कोटिंग गीली ही है तभी तुम अपना पेंटिंग चालू कर दो, वेजिटेबल डाइज वगैरह मिनरल्स से कलर का इस्तेमाल करते हुए। तो फिर वो सीप इन हो जाता है और अच्छा दिखता है। नाउ फ्रेस्को अ टेक्निक ऑफ मुरल पेंटिंग है एग्जीक्यूटेड अपॉन फ्रेशली लेड और वेट लाइम प्लास्टर। इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद इटालियन रेनेसा पेंटिंग। तो ये एक यहाँ पे पॉइंट नया पता चलता है कि फ्रेस्को सिमिलर टू इटालियन रेनेसा पेंटिंग्स। स्पेलिंग देख लेना यार, कुछ गड़बड़ होगा। रेनाइन एन कहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया अजंता केव्स। फिर एलोरा की बात करें तो अब ये 100 किलोमीटर दूर है बस अजंता से, और यहाँ पे 34 केव्स हैं, वहाँ पे 29 थी, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादातर ब्राह्मणिकल हैं, फिर बुद्धिस्ट हैं और फिर जैन हैं। वहाँ पे ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है, बस ये था कि यहाँ मेजॉरिटी महायान फेज में बनाई गई थी। यहाँ पे मेजॉरिटी ब्राह्मण्स को, फिर बुद्धिस्ट को, फिर जैन्स को डेडिकेटेड है। Total 34 caves, 100 kilometers away from Ajanta caves. These set of caves were developed during the 5th century and 11th century CE. तो ये अजंता और एलोरा में बाद में कौन सा बना था? तो ये एलोरा बना था, newer compared to Ajanta, by various guilds from Vidarbha, Karnataka, Tamil Nadu. Hence the caves reflect a natural diversity in terms of theme and architectural styles. अब ये सब छोड़ो, कौन से केव में क्या है। Now the Hindu and Buddhist caves were predominantly constructed by राष्ट्रकूट एज वेल एज। तो राष्ट्रकूट एज वेल एज यादव डायनेस्टी, जो कलचूरीज यादवाज वगैरह थे, वो तुम्हारे हिंदू एंड बुद्धिस्ट केव्स बनवाए थे। सम ऑफ द प्रोमिनेंट केव्स इन एलोरा। अब केव नंबर 10 है, केव नंबर 14 है, केव नंबर 15 है, ठीक है। तो 10 में क्या है? केव नंबर 10 इज़ अ बुद्धिस्ट चैत्य केव नोन एज विश्वकर्मा केव। केव 14 इज़ रावण की खाई। केव 15 इज़ 10 अवतार टेम्पल। केव 16 इज़ कैलाश टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, और ये राष्ट्रकूट किंग कृष्ण वन ने बनवाया था, ठीक है। और ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। रावण। सो केव 16 में देयर इज़ आल्सो ए स्कल्पचर ऑन द वॉल ऑफ कैलाश टेम्पल डिपिक्टिंग रावण शेकिंग द माउंट कैलाश, ठीक है। बस इतनी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फिर से बता देना। देखो वहाँ पे क्या था अजंता में? एक था डाइंग प्रिंसेस केव नंबर 16 में था अजंता में, ठीक है। और क्या था? और कुछ अच्छी केव्स जो अजंता में थी, एक महापरिनिर्वाण केव नंबर 26 में था, और नागा किंग केव नंबर 19 में था। 29 में से 24 वर डेवलप ड्यूरिंग महायान और बाकी हीनयान। फाहिन यूनसैंग के ट्राइब्लॉग से भी इनके बारे में मिलती है। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स वर रिवॉल्विंग अराउंड द जातक स्टोरीज एंड लाइफ ऑफ बुद्धा, ठीक है। और एब्सेंस ऑफ ब्लू कलर था टोटली, और यहाँ पे आउटलाइंस ऑफ द पेंटिंग्स वर डन इन रेड कलर, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर एलोरा में बताएं तो फिर ये वाकटाक स्पेशल नहीं, अच्छा वही हम बता रहे थे। अजंता के समय ना जो मुख्य पेट्रोनाज मिला वो वाकटाक रूलर हरिसेन के द्वारा मिलाया था। एलोरा तो थोड़ा सा लेट में बनी थी, 5 से 11 सेंचुरी CE के आसपास। यहाँ पे 34 केव्स हैं, ज़्यादातर ब्राह्मणिकल को डेडिकेटेड हैं। तो जो हिंदू यानी कि बुद्धिस्ट और ब्राह्मणिकल्स तो हिंदू में आते हैं, तो वो यादवाज और राष्ट्रकूट के द्वारा बनवाए गए थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ बताएं तो यहाँ पे केव नंबर 10 विश्वकर्मा केव बोलते हैं, केव नंबर 14 को रावण की खाई बोलते हैं, केव नंबर 15 को 10 अवतार टेम्पल का दृश्य है वहाँ पे, और केव नंबर 16 में तुम्हारा राष्ट्रकूट किंग कृष्ण वन के द्वारा पेट्रोनाज मिला है। कैलाश टेम्पल को शेक करते हुए रावण का दृश्य दिखाया गया है केव नंबर 16 एलोरा केव्स में। तो इतना काफ़ी है। उसके बाद बाघ केव्स पे चलते हैं। तो अब ये एक MP में पड़ता है, एक नदी है यहाँ पे बाघनी रिवर, उसी पर नाम पड़ा है। और यहाँ पे टोटल 9 बुद्धिस्ट केव्स हैं, डेवलप्ड अराउंड 5 to 6 सेंचुरी CE। वही टाइम फ्रेम है जिसमें एलोरा केव्स बने थे। एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट केव हेयर इज़ रंग महल। तो रंग महल कहाँ पे फेमस है? बाघ केव्स, जो कि MP में पड़ता है। फिर जूनागढ़ केव्स की बात करो तो ये तुम्हारा गुजरात में है। और इन प्लेस ऑफ केव्स 3 डिफरेंट साइट्स कैन बी फाउंड, खपरा, कोडिया, बाबा प्यारे एंड ऊपरकोट। बहुत टफ बनाना होगा तो ये नाम भी लिख देंगे और पूछ लेगा कि ये किस केव से बिलोंग करते हैं, ठीक है।
A unique feature of the Junagadh caves is the presence of a 30 to 50 feet high citadel known as Uparkot in front of the prayer hall. ये लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऊपरकोट का मतलब ये होता है कि प्रेयरिंग जो मेन गर्भगृह या मंडप वाला इलाका है उसके ऊपर एक सिटाडेल बना दिया है 30 से 40 फीट ऊंचा, दैट इज़ कॉल्ड एज ऊपरकोट, वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ जूनागढ़ केव। उसके अलावा खरबा कोडिया और बाबा प्यारे, दीज वर अदर 2 पार्ट्स ऑफ द जूनागढ़ केव, अ टोटल ऑफ 3 डिफरेंट साइट्स इन गुजरात। फिर मंडपेश्वर केव्स, ये मंडपेश्वर ये बोरीवली मुंबई में है और also known as Mount Perir Caves. Mount Perir Caves, it was developed in the Gupta period as a Brahmanical cave. तो ये सब गुप्ता के ही काल में तो बना है सारे के सारे। However, it was later converted to Christian cave, इसीलिए नाम बाद में Mount Perir शायद बाद में पड़ा होगा। बट बोरीवली मुंबई में है ये मंडपेश्वर केव्स। ओरिजिनली गुप्ता काल में ब्राह्मणिकल केव के रूप में बनाया गया। द रिमेन्स ऑफ द साइट इंक्लूड्स स्कल्पचर्स ऑफ नटराज, सदाशिव एंड अर्धनारीश्वर, ठीक है। द चर्च एंड इट्स ग्रेवयार्ड आर सिचुएटेड अबव द केव प्रिसेंट्स, ठीक है। अब देखो, एक उदयगिरी तुम्हारा विदिशा एमपी में पड़ता है और एक उदयगिरी खंडगिरी केव्स तुम्हारा कलिंग उड़ीसा के आसपास वहाँ पड़ता है, तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। मंडपेश्वर हो गया। मंडपेश्वर में तुम्हारा अर्धनारीश्वर और नटराज वाली इमेजेस हैं बोरीवली मुंबई में। ये ब्राह्मणिकल केव के रूप में बनाया गया था गुप्त काल में, बाद में माउंट पेरिर केव्स नाम पड़ गया, कन्वर्टेड इनटू अ क्रिश्चियन केव। फिर ये एक यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हो इसलिए बता दिए। देर आर 2 काइंड्स ऑफ उदयगिरी केव्स, एक उड़ीसा में एक विदिशा में। फिर अब ये जो एमपी वाला है विदिशा वाला, इट वाज आल्सो क्रिएटेड इन द अर्ली 5th century CE अंडर द पेट्रोनाज ऑफ चंद्रगुप्त II, ठीक है। तो ये गुप्त काल में बनाया गया था। इट इज़ फेमस फॉर हैविंग न्यूमरस स्कल्पचर्स ऑन हिल वॉल्स। द स्कल्पचर ऑफ वरहा और बोर इनकारनेशन ऑफ द विष्णु इज़ नोटेबल। ये कहाँ पे है? विदिशा में है। तो दिस इज़ द उदयगिरी केव में, विदिशा एमपी में। वरहा जो है जंगली सूअर जो होता है वो पृथ्वी को अपने सींग पे उठा लेता है और फिर लॉर्ड विष्णु आते हैं बचाने पृथ्वी को, ठीक है। तो ये विदिशा एमपी में गुप्त काल के समय बनाया गया था, उसको भी उदयगिरी केव्स बोलते हैं। फिर अब स्तूपा की बात करें तो देखो, गुप्त काल में डिक्लाइन इन द डेवलपमेंट ऑफ स्तूपा हुआ, क्योंकि स्तूपा कहाँ पे ज़्यादा बनते थे? अशोक के समय, एंड ही बिलोंग टू द मौर्यस। और गुप्ता के समय तो फिर स्तूपा का थोड़ा डिक्लाइन हो गया। टेम्पल आर्किटेक्चर एक्चुअली केम टू द फोर। तो फिर भी कुछ थे, जैसे कि धामेक स्तूपा है ये सारनाथ में नियर वाराणसी, इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ स्तूपा डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। इट इज़ मार्क्ड एज अ स्पॉट वेयर बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन, ठीक है। धामेक स्तूपा जो है सारनाथ में, दैट मार्क्स द सिग्निफिकेंस ऑफ बुद्ध गिविंग हिज फर्स्ट सरमन। स्कल्पचर्स की बात करें, एक और तो था साहित महित, देख लेना वो। स्कल्पचर्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, अ न्यू स्कूल ऑफ स्कल्पचर डेवलप्ड अराउंड सारनाथ। इट वॉज कैरेक्टराइज बाय द यूज़ ऑफ क्रीम कलर्ड सैंडस्टोन एंड द यूज़ ऑफ मेटल, ठीक है। तो स्कल्पचर जो है गुप्ता में, क्रीम कलर्ड सैंडस्टोन एंड यूज़ ऑफ मेटल। द स्कल्पचर्स ऑफ दिस स्कूल वर immaculately ड्रेस्ड एंड लैक्ड एनी फॉर्म ऑफ नेकेडनेस। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर था ये। तो immaculately ड्रेस्ड एंड लैक्ड एनी फॉर्म ऑफ नेकेडनेस, इनके स्कल्पचर्स में ऐसा कुछ नहीं था। और क्रीम कलर्ड सैंडस्टोन एंड मेटल का इस्तेमाल करते थे ये। और सारनाथ के पास ही ये अपना इनका गुप्त काल में स्कल्पचर डेवलपमेंट हुआ था। जैसे कि सुल्तानगंज बुद्धा जो है 7.5 फीट हाई बिहार में बनाया गया है, कॉपर स्कल्पचर है ये। तो इसमें मेटल का भी इस्तेमाल किया गया है और इमैक्यूलेटली ड्रेस भी किया गया है। क्रीम कलर्ड सैंडस्टोन एंड यूज़ ऑफ मेटल, ठीक है, सुल्तानगंज बुद्धा। नाउ इंपॉर्टेंट एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस एंड एडिक्ट्स, अब ये अलग से देख लो। जैसे ये सोहागुरा कॉपर प्लेट है, यहाँ पे सोहागुरा जो है ना, ये फेमाइन रिलीफ के एफर्ट्स को दर्शाता है। और ये considered as one of the earliest known copper plate known as सोहागुरा कॉपर प्लेट, मौर्यन रिकॉर्ड का ये दर्शाता है। इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू प्री-अशोकन ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो सोहागुरा कहाँ पे मिलेगा? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। फेमाइन रिलीफ एफर्ट्स ऑफ मौर्यन एम्पायर का दिखाता है इसमें। फिर अशोकन एडिक्ट्स की बात करें तो द एडिक्ट्स ऑफ अशोका आर अ कलेक्शन ऑफ 33 इंस्क्रिप्शंस, कुल मिला के 33 हैं, on the pillars of Ashoka as well as boulders and cave walls made by the Emperor Ashoka of the Mauryan Empire. Cave walls और boulders पे भी अपने inscriptions लिखवाए हैं। Between 269 to 232 BC, these inscriptions were dispersed throughout the country. It represents the first tangible evidence of Buddhism. The edicts describe in detail of the Ashoka's view about dharma to solve severe problems faced by the complex society, ठीक है। The edicts are divided into pillar and major rock and minor, ये मेजर रॉक एडिक्ट्स, मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस एंड पिलर एडिक्ट्स, ये 3 प्रकार से हमें बांटा है
अशोक के जो एडिक्ट्स हैं, फिर से बता रहे हैं, मेजर रॉक एडिक्ट्स, मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस एंड पिलर एडिक्ट्स। अब इसमें जो 1 से 14 तक हैं वो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, ठीक है। कुल तो 33 है ना, बाकी तुम्हारे पिलर एडिक्ट्स में होंगे, कुछ मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस में होंगे, तो इस तरह से कुल 33 हो जाएंगे, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, अशोका का 3 है मेजर रॉक एडिक्ट्स जिसमें 14 हैं मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस और मेजर और सिंपली पिलर एडिक्ट्स। ओके, तो जैसे मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस को शायद माइनर रॉक एडिक्ट्स भी बोलते हैं। जैसे क्वींस एडिक्ट एक माइनर रॉक एडिक्ट है, बाराबर केव इंस्क्रिप्शंस एंड कंदाहार बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन, ये सब माइनर में आता है। These inscriptions show Ashoka's devotion towards Buddhist philosophy along with his efforts to spread and develop Buddhist dharma throughout the kingdom. बारबारा केव्स और क्वींस एडिक्ट और कांदाहार ये सब माइनर के हैं। ओके, देन और क्या है, अब ये यहाँ से देखो, द identification of Devanam Piyadasi with Ashoka was confirmed by an inscription at Maski. ये तो डायरेक्ट MCQ बन चुका है। द इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वर रिटन इन मगधी प्रकृत यूजिंग ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो स्क्रिप्ट ब्राह्मी थी और मगधी प्रकृत लैंग्वेज थी। अब रिमंडी पिलर एडिक्ट्स ये लुम्बिनी नेपाल में पड़ती हैं। द इंस्क्रिप्शंस मेंशन अशोकाज विजिट टू लुम्बिनी, द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। अशोका एग्जेम्प्टेड लुम्बिनी फ्रॉम पेइंग टैक्स एंड फिक्स्ड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन एट 1/8, फिक्स्ड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन टू द स्टेट at 1/8, ठीक है। इसके बाद प्रयाग प्रशस्ति इज़ द नेम गिवन टू द इलाहाबाद पिलर। प्रयाग मीन्स अ मीटिंग प्लेस फॉर समथिंग और समवन, तो ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा द इलाहाबाद प्रशस्ति वॉज ओरिजिनली एंग्रेव्ड ऑन अशोकन पिलर इन कौसाम्बी नियर इलाहाबाद, लेटर इट वॉज रिमूव्ड टू द इलाहाबाद फोर्ट। तो पहले ये कौसाम्बी में था 48 किलोमीटर्स अप्रॉक्स फ्रॉम इलाहाबाद, वहाँ से फिर इसको इलाहाबाद फोर्ट में रखा गया। It is an Ashokan stump but has 4 different inscriptions. The usual Ashokan inscription in Brahmi script, the Queen's Edict, जहाँ पे deeds of charitable deeds of Ashoka's wife कुरुवाकी के बारे में लिखा है। और फिर समुद्रगुप्त, देखो डायनेस्टी चेंज हो गई अब, समुद्रगुप्त जो है उसके जो वेलर में हरिसेन ने लिखा है, ठीक है। और फिर फाइनली जहांगीर इंस्क्रिप्शन इन पर्शियन। तो ये देखो अशोकन एडिक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अशोकन पिलर इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज, अशोकन पिलर टू बी प्रिसाइज, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या है, प्रयाग प्रशस्ति जो है, ठीक है, अशोकन पिलर पे लिखा गया था जो कि कौशाम्बी में 40 किलोमीटर इलाहाबाद से पड़ता है, वहाँ पे था। बाद में इसको इलाहाबाद फोर्ट में रखा गया। तो इसमें कौन कौन से रूलर्स के बारे में है, तो एक तो पहले तुम्हारा अशोका का ही है ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ठीक है। फिर अशोका की वाइफ कुरुवाकी के जो चैरिटेबल डीड्स थे उनके बारे में लिखा है। फिर तीसरे नंबर पे समुद्रगुप्त के जो कोर्ट पोएट हरिसेन थे उन्होंने लिखा है समुद्रगुप्त की गाथाएं। और फाइनली लिखा है ये जहांगीर ने इंस्क्रिप्शंस इन पर्शियन, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद फिर जैसे अशोकन पिलर है वैसे ही एक मेहरौली आयरन पिलर है जो कि दिल्ली में है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। इट इज़ नोटेबल फॉर द रस्ट रेसिस्टेंट कॉम्पोजिशन ऑफ द मेटल्स एंड यूज्ड इन इट्स कंस्ट्रक्शन। अब ये चंद्रगुप्त II ने बनवाया था, ध्यान रखना, ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एज विष्णु पद इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो ये लॉर्ड विष्णु के ऑनर में चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था गुप्ता काल में, मेहरौली आयरन पिलर जो आज की डेट में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली में है। दिस पिलर क्रेडिट्स चंद्रगुप्त II विद कॉन्क्वेस्ट ऑफ वंगा कंट्रीज by his battling alone against the confederacy of enemies united against him. It also credits him for conquest of Bahlikas in a fight that ran across 7 mouths of Indus River. देखो ये सब इतनी डिटेल्स अभी पता नहीं थी तुमको। एक बहलिकाज के साथ ये लड़े थे और वंगा कंट्रीज़ के साथ लड़े थे, उसी के जीत और ग्लोरी में ये मेहरौली आयरन पिलर बनवाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो और विष्णु के ऑनर में भी बनवाए थे। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी मेहरौली आयरन पिलर के बारे में। एक तो विष्णु, लॉर्ड विष्णु के ऑनर में, दूसरी चीज़ वंगा कंट्रीज़ के कॉन्फेडरेशन के विरुद्ध जीतने के, और बहलिकाज उनके खिलाफ भी लड़के जीतने पे। लड़ाई कहाँ हुई, इंडस रिवर के 7 माउथ्स के पास। उसके बाद कलसी है, ये भी अशोका से ही जुड़ा है। ये लोकेटेड बिटवीन चक्राता एंड देहरादून ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर। तो कलसी इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर नियर देहरादून या चक्राता कह सकते हो, ठीक है। Kalsi is singularly unique as it is the only place in North India where the great Mauryan Emperor Ashoka has inscribed the set of 14 rock edicts. The language of these edicts is Prakrit and the script is Brahmi. The rock edict was written around 450 BCE and is made of quartz which is 8 feet broad and 10 feet long.
These rock edicts reflect Ashoka's human approach in his internal administration when he converted himself to Buddhism. It also reflects his policies for the commitment of non-violence and restriction of war. कलसी इंस्क्रिप्शन चक्राता देहरादून यमुना के तट पे एकमात्र ऐसा अशोका का इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे मौर्यन एम्परर हैज़ इंस्क्राइब्ड द सेट ऑफ द 14 रॉक एडिक्ट्स. ठीक है, 14 के 14 रॉक एडिक्ट्स के बारे में इकट्ठे वहाँ पे लिखा हुआ है कलसी इंस्क्रिप्शन में. ठीक है, फिर उसी तरह से मस्की है. तो देखो, एक ये कलसी हमने पढ़ा, फिर ऊपर भी हम एक देखे थे, कहीं तो देखे थे. कलसी तो यमुना, देहरादून और चक्राता के बीच है. मस्की में क्या है? मस्की इज़ अ विलेज, an archaeological site in Raichur district of Karnataka. It lies on the bank of Maski river, which is a tributary of Tungabhadra. The site is a minor rock edict of Emperor Ashoka. It was the first edict of Emperor Ashoka that contained the name Ashoka in it instead of Devanam Priya or Piyadasi. The inscription remains a dharma shasan and tells people to follow the tenets of Buddhism. ठीक है, तो मस्की में ये यूनिक फीचर था. कलिंग एडिक्ट्स के बारे में ये है कि कलिंग in present Odisha still stands tall. Kaling War was the turning point in Ashoka's career, and he not only gave up his ambition of Digvijay, but also decided to take path of non-violence and follow Buddhism. The set of rock edicts contain 11 out of the well-known 14 rock edicts of Ashoka. तो कलिंग में भी 14 में से 11 रॉक एडिक्ट्स स्थित हैं. मगधी प्रकृत लैंग्वेज है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है. ठीक है. In place of the 11th, 12th and 13 rock edicts, 2 special edicts known as separate rock edicts और कलिंग edicts have been incorporated. अच्छा, 11, 12, 13 नंबर के जगह 2 कलिंग edicts मानते हैं हिस्टोरियंस. ठीक है. फिर एक कंगना हल्ली इंस्क्रिप्शंस हैं और आयहोल इंस्क्रिप्शंस हैं, ये भी देख लेते हैं. थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं. तो ये जो तुम्हारा कलिंगा वाला है, यहाँ पे 11 आउट ऑफ वेल नोन 14 रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका के बारे में जिक्र है. ठीक है. और 11 एडिक्ट नंबर 11, 12 एंड 13 हैव बीन क्लब्ड टुगेदर इनटू 2 कलिंगा एडिक्ट्स. ठीक है. तो एक ये बात है. और दूसरी चीज़, एक देखो कन्फ्यूजन होता है. एक होता है मस्की जो कि कर्नाटका वाला है, एक तंगभद्रा नदी के किनारे एक ट्रिब्यूटरी पड़ती है मस्की, वहीं पे एक माइनर रॉक एडिक्ट है जहाँ पे एम्परर अशोका का पहली बार अशोका लिखा हुआ नाम दिखा है इंस्टेड ऑफ देवनम प्रिया या फिर पियादसी. और यहाँ पे भी टेनेट्स ऑफ बुद्धिज़्म के बारे में जिक्र किया गया है. तो ये मस्की का सिग्निफिकेंस हो गया. इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट है कलसी. कलसी में जो लोकेशन है चक्राता और देहरादून के बीच में पड़ता है, यमुना नदी के किनारे ये जगह है. यहाँ पे भी अशोका के कलसी इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं. यहाँ पे एक यूनिक फीचर है कि यहाँ पे सारे के सारे 14 रॉक एडिक्ट्स का सेट यहाँ पे मिला हुआ है. ठीक है. और बाकी उसके ह्यूमन लाइफ अशोका के बारे में लिखा है, कैसे वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुआ. तो कलसी और मस्की कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता दिए फिर से. ठीक है. और मेहरौली भी इम्पॉर्टेंट है. देखो, उसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था एज विष्णुपड, विच मीन्स इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड विष्णु. और दूसरी चीज़ मेहरौली के बारे में इम्पॉर्टेंट ये है कि वो मेहरौली नहीं है, वो अशोकन पिलर एडिक्ट है जो कि कौसाम्बी सबसे पहले कहाँ बनवाया गया. सबसे पहले प्रयाग के 40 किलोमीटर दूर कौसाम्बी वहाँ पे बनाया गया था. और फिर बाद में चल के उस पर अशोका की वाइफ करुआकी के चैरिटेबल डीड्स का भी जिक्र किया गया. समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हरिसेन द्वारा प्रशस्ति भी लिखी गई. और फिर जहांगीर के बारे में भी इंस्क्रिप्शंस लिखे गए पर्शियन में. तो ये कुछ 3-4 कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर से बता दिए. नाउ कंगना हल्ली पे वापस आते हैं. So it is located in the Gulbarg district of Karnataka, and the site contains a Mahastupa of 75 feet diameter along with various sculptural slabs. इतना चौड़ा ये महास्तूपा एक है. हम लोग तो स्तूपा पढ़ते हैं, ये महास्तूपा है कंगना हल्ली कर्नाटका में. A prominent one being the portrait slab of King Ashok and his queen attended by 2 chauri bearers. To confirm that it is Ashoka, the sculptural slab also contains a single line label Reo Ashok. तो रेयो या रायो अशोक, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ कौन से इंस्क्रिप्शन पे लिखा है. सो दैट इज़ कंगना हल्ली और बहुत चौड़ा है, वो महास्तूप है. ठीक है. द किंग अशोक एंड हिज क्वीन अटेंडेड बाय 2 चौरी बियरर्स, ये भी एक पोर्ट्रेट बना हुआ है उस इंस्क्रिप्शन पे. फिर एहोल इंस्क्रिप्शन, ये भी कर्नाटका में है. फर्स्ट कैपिटल ऑफ चालुक्यास एहोल थी. And many inscriptions were found at Aihole, but the inscription found at Meguti temple, popularly known as Aihole inscription, witnessed many historical events of Chalukyas. तो क्वेश्चन में अगर आ जाएगा Meguti temple,
तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन दिस इज़ द टेम्पल जिसकी वॉल्स पे तुम्हें ए होल इंस्क्रिप्शन मिलता है। एंड द इंस्क्रिप्शन इज़ रिटन इन संस्कृत एंड कन्नड़ा स्क्रिप्ट। देयर इज़ अ मेंशन about the defeat of Harshvardhan by the Chalukyan king Pulkesin II on Aehole, और शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल फ्रॉम एहोल टू बादामी वाला इंसिडेंट भी लिखा है। और ये सब रवि कीर्ति द्वारा, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के कोर्ट पोएट थे, जस्ट लाइक हरिसेन ऑफ समुद्रगुप्त, यहाँ पे रवि कीर्ति और पुलकेशिन द्वितीय, इनके द्वारा ये एहोल संस्कृत में लिखा गया है। फिर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ये उदयगिरी खंडगिरी केव्स जो उड़ीसा में है, किंग खारवेल के द्वारा कमीशन करवाया गया 2nd सेंचुरी BC, काफ़ी पुराना है ये, और ये भी प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। और यहाँ पे कुल 17 लाइन है, पूरा इंस्क्रिप्शन 17 लाइन में सिमट गया है। सो दैट इज़ उदयगिरी खंडगिरी केव वाला हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन अबाउट द रूलर ऑफ कलिंगा किंग खारवेल। नाउ इससे हिस्ट्री ऑफ खारवेल का भी थोड़ा बहुत पता चलता है, ठीक है। और ये जो खारवेल इन पर्टिकुलर जैनिज़्म को ज़्यादा प्रमोट करते थे, ये भी इस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। दैन शाहबाज गढ़ी एंड मानसेहरा रॉक एडिक्ट्स, ये हमारे इंडिया में नहीं है, ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पढ़ते हैं, और ये खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, ठीक है, अनलाइक ब्राह्मी। और यहाँ पे भी 14 एडिक्ट्स ऑफ रॉक किंग अशोका का पूरा सेट दिखता है, शाहबाज गढ़ी एंड मानसेहरा। तो ये सब इस एडिक्ट्स वगैरह हो गए, ठीक है। ये इससे बहुत ज़्यादा MCQ हर एग्ज़ाम में बनते हैं, इसको बार बार रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद टेम्पल आर्किटेक्चर देखते हैं, वो अलग वीडियो में देखेंगे यहाँ से।